अच्छा जी, तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे वो है मिनिमल चेंज डिज़ीज़। मिनिमल चेंज डिज़ीज़ जो है ना, ये एक रिलेटिवली बिनाइन डिसऑर्डर है और ये बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है, बच्चों में। और ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें ना ग्लोमेरुलाई हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होते हैं, ठीक है, तभी इसका नाम मिनिमल चेंज डिजीज़ है। तो कह रहा है कि डिफ्यूज इफेसमेंट पोडोसाइट की फूड प्रोसेसेस की इसमें देखी गई है विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्लोमेरुलाई बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जो पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं उनकी डिफ्यूज इफेसमेंट हो जाती है, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इट मे डेवलप एट एनी एज, किसी एज में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 1 and 7 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस को समझते हैं किस तरह ये होता है। तो एक पॉपुलर हाइपोथेसिस है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज़ इज़ दैट सम सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स इंजर द पोडोसाइट्स, ठीक है, कुछ सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स जाके पोडोसाइट्स को इंजर कर देते हैं और प्रोटीन यूरिया कॉज करवा देते हैं विद द इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, यानी कि उनके बिल्कुल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करके उनको बिल्कुल ही इफेस कर देंगे, इरेज कर देंगे, मिटा देंगे उनको, ठीक है। तो आल्दो देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट सीरम फैक्टर्स, ठीक है, कुछ ऐसे सीरम फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स से और बाकी सेल्स से, ठीक है, लेकिन नन ऑफ देम हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बायोकेमिकली या फिर डेफिनेटिवली स्टेब्लिश्ड एज बीइंग द कॉजेटिव इन द डिजीज़, ठीक है। अभी तक वो कोई भी उसमें से डेफिनेटली या फिर बायोकेमिकली जो है कैरेक्टराइज नहीं हुआ जो कॉज बना है इस डिज़ीज़ का, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स रिपोर्ट हुए हैं। तो थस जो पैथोजेनेसिस है मिनिमल चेंज डिजीज़ की वो अभी तक अननोन है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं तो हमें ग्लोमेरुलाई हमने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होते हैं, थस तभी इसका ये नाम है, ठीक है। अब अगर हम ये फिगर देखें 14.5 ए फिगर में देखें, इसमें हमारे पास जो है शोन है मिनिमल चेंज डिजीज़। इसको ए वाला जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है कि जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप में इसको सिल्वर मेथिनामीन स्टेन्ड ग्लोमेरुलस जो है वो कैसा नज़र आता है, ठीक है, ये नॉर्मल नज़र आता है और इसमें डेलिकेट सी हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। ये बी फिगर देखिए, इसमें स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है जो इलिस्ट्रेट कर रही है कि डिफ्यूज़ इफेसमेंट हो गई है इन फूड प्रोसेसेस की ऑफ द पोडोसाइट, ठीक है, इनके फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट हो गई है और इसमें कोई भी इम्यून डिपॉजिट्स नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक हो गया। फिर कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के, वो हैवीली लेडन होंगे प्रोटीन ड्रॉपलेट्स के साथ, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है ना, तो उसमें पीसीटी के जो सेल्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हैवीली प्रोटीन ड्रॉपलेट्स और लिपिड्स जो है वो उसके साथ लेडन होगा। क्यों? ड्यू टू द ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स जो कि पास हो रहे हैं उस डिजीज्ड ग्लोमेरुलाई से। हमने कहा ना कि लिपिड यूरिया भी होता है, तो वहाँ से लाइपोप्रोटीन्स जो पास कर रहे हैं ना, फिर वो ग्लोमेरुलाई में से जो पास कर रहे हैं तो उनकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसीलिए हमें पीसीटी में इनके कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। फिर कह रहा है कि जो ओनली ऑब्वियस ग्लोमेरुलर एबनॉर्मलिटी होती है इसमें वो है कि यहाँ पे डिफ्यूज़ इफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स की, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया। अब जो साइटोप्लाज्म है ना पोडोसाइट्स का, वो कैसा हमें दिखेगा, वो फ्लैटेंड हो जाएगा ओवर द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर फ्लैट हो जाएगा और वो ओब्लिटरेट कर देगा नेटवर्क ऑफ आर्केड्स को बिटवीन द पोडोसाइट्स एंड द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के और पोडोसाइट्स के दरमियान जो नेटवर्क ऑफ आर्केड्स है उनको बिल्कुल ही ओब्लिटरेट कर देगा इन पोडोसाइट्स का साइटोप्लाज्म। अब बाकी जो चेंजेस आएंगे पोडोसाइट्स में वो भी याद रखिएगा कि इनमें वैक्यूलाइजेशन भी हो जाएगी, माइक्रोविलस फॉर्मेशन, ओकेजनल फोकल डिटैचमेंट्स हो जाएंगी। तो ये सजेस्ट करता है सम फॉर्म ऑफ पोडोसाइट की इंजरी हुई है, ठीक है। अब विद द रिवर्सल ऑफ द चेंजेस इन द पोडोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो प्रोटीन यूरिया जो है वो रेमिट हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज़। देखिए याद रखिएगा कि जो डिज़ीज़ है ना ये टिपिकली मैनिफेस्ट करती है कि इसमें ना अचानक से एब्रप्ट डेवलपमेंट हो जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इन एन अदरवाइज हेल्दी जो बच्चा होता है उसमें। तो इसमें कोई ना उसको हाइपर टेंशन होती है, उसका रीनल फंक्शन भी प्रिजर्व्ड रहता है मोस्ट ऑफ इस तरह के पेशेंट्स में। जो प्रोटीन लॉस हो रहा है ना वो उसका कन्फाइंड होगा टू द स्मॉलर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, स्मॉलर चीफली जो एल्बुमिन होती है,
तो ये सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कहलाता है, ठीक है। सिर्फ जो स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन है उनका प्रोटीन यूरिया होगा, एल्बुमिन का, तो इट इज़ द सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। अब जो प्रोग्नोसिस होती है बच्चों की जिनको ये डिसऑर्डर है वो फेवरेबल है। मोर देन 90% जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे टू अ शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हम अगर उनको थेरेपी दें। हाउएवर जो प्रोटीन यूरिया है ये फिर दोबारा हो जाता है 2/3 ऑफ द इनिशियल रिस्पॉन्डर्स के अंदर, ठीक है। थेरेपी के बाद भी दोबारा 2/3 बच्चों में ऐसा होता है कि उनको दोबारा हो जाता है प्रोटीन यूरिया। तो कुछ जो होते हैं उनमें वो स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाते हैं विथ द प्रोटीन यूरिया रिकरिंग व्हेन स्टीरॉयड्स आर विथड्रॉन, यानी जब हम उनको स्टीरॉयड्स देना बंद कर देंगे तो फिर उनको दोबारा से प्रोटीन यूरिया हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये बच्चे स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो गए हैं। स्टीरॉयड दे रहे हैं तो प्रोटीन यूरिया सही है, अगर बंद कर रहे हैं तो वापस से प्रोटीन यूरिया हो रहा है। अब लेस देन जो 5% बच्चे होते हैं उनको ना क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है 25 साल की उम्र के बाद, और ये लाइकली है कि मोस्ट जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस सब ग्रुप में उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ हो, जो कि बायोप्सी पे भी नहीं डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तभी उनको ये क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। अब कह रहे हैं क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से टू द थेरेपी इन द चिल्ड्रन, जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है ना इसको हमें मस्ट डिफ्रेंशिएट करना होगा अदर टाइप ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम से इन द नॉन रिस्पॉन्डर्स, ठीक है, ठीक है। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ना थेरेपी को, तो उनमें हमें लाजमी जो है डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिस्टिंक्शन करनी होगी कि ये मिनिमल चेंज डिजीज़ की वजह से हुआ है या किसी और वजह से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। अब एडल्ट्स जिनको ये डिजीज़ है वो आल्सो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं स्टेरॉयड थेरेपी के साथ, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो याद रखिएगा स्लोवर होता है और उसमें जो रिलैप्सेस होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है। दैट्स इट। अच्छा, तो अभी हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी थोड़ा देख लेंगे ये टॉपिक। तो सबसे पहले है ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका हॉलमार्क ये होता है कि इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, और ये आपने याद रखना है कि ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे होगा, ठीक है। मेजर प्रोटीन इन द ब्लड जो कि लॉस्ट होता है इस कंडीशन में वो एल्बुमिन होता है। तो पेशेंट्स जो है हाइपो एल्बुमिनीमिया में हो जाते हैं, उनको ये हो जाता है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लॉस हो जाता है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो इंक्रीज़ जो है वो फ्लूइड हमारे टिश्यू स्पेसिस में आ जाएगा और एडिमा हो जाएगी। तो ये हाइपो एल्बुमिनीमिया की जो कॉन्सिक्वेंस है वो एडिमा है। इसके साथ साथ गामा ग्लोबिन भी वो लूज़ करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। अगर ये लॉस हो जाती है ना तो हाइपो गामा ग्लोबिनीमिया हो जाएगा, तो इससे जो है इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ पेशेंट को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाएगी। ये स्टेट है कि मतलब जिसमें वो एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ना लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 लूज़ हो जाएगा तो एंटी कोएगुलेंट लॉस हो जाएगा, तो प्रो कोएगुलेंट कंडीशन हो जाएगी उनको। ये हमें पता है कि थ्रोम्बिन को ब्रेक करता है और कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये अगर ये लूज़ हो जाता है तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी होता है पेशेंट में। अब ये आप याद रखिएगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है ब्लड से, तो ब्लड थिन हो गया है, तो अब लिवर जो है ना रिएक्ट करेगा कि अब वो बहुत ज़्यादा फैट को थ्रो करेगा ब्लड के अंदर, तो इसीलिए पेशेंट्स को हाइपर लिपिडेमिक और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ी मिनिमल चेंज डिजीज़ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहली नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है हमने कहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चों में। तो ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होता है, और ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ज़्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इडियोपैथिक होते हैं, लेकिन हाउएवर ये हॉजकिन लिम्फोमा के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, हमें पता है कि उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है एंडोथीलियल सेल जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है, और उसके ऊपर ये फूड प्रोसेसेस होते हैं पोडोसाइट्स की। तो ऑफ कोर्स फूड प्रोसेसेस की इस लेयर को हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। तो अगर ये एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इनके ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं या फूड प्रोसेसेस कह सकते हैं ऑफ द पोडोसाइट्स। अब ये ट्राई लेयर जो है ये फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही है ग्लोमेरुलाई की इनटू द ट्यूबुलर स्पेस। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या होता है कि ये फूड प्रोसेसेस जो है ना ये लॉस हो जाते हैं। तो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, तो अब ये जो फूड प्रोसेसेस है ना इनकी इफेसमेंट हो जाएगी, यानी फ्लैटनिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये एबनॉर्मल है। अब
इनकी जो ये इफेसमेंट है ना, क्यों हो रही है इफेसमेंट, तो इस डिसऑर्डर में ना साइटोकाइन की प्रोडक्शन होती है। तो साइटोकाइंस जो होते हैं वो मेडिएट करते हैं, ये मेडिएट करते हैं डैमेज को, ठीक है, इस डिजीज़ में। अब जो हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा साइटोकाइन प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, याद है ना आपको। तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं उनको सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह से ये साइटोकाइंस किडनी को भी हिट करेंगे, अगर जहाँ पे अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जाके पोडोसाइट की इंजरी करवा सकते हैं, ठीक है। अब रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, इडियोपैथिक है या हॉजकिन लिम्फोमा की वजह से, जो की फाइंडिंग हमें मिलेंगे मिनिमल चेंज डिजीज़ में, वो है कि नॉर्मल ग्लोमेरुला मिलेगा हमें H&E स्टेन पे, ये आपने याद रखना है। थोड़ा बहुत हमें लिपिड मिल सकता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में, लेकिन हॉलमार्क इसका यही है कि हमें नॉर्मल ग्लोमेरुला मिलेगा H&E स्टेन पे, ये याद रखिएगा। जो की फाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, वो हाउएवर ये होती है कि फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट हो जाती है, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नहीं होती, इसीलिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस इसमें नेगेटिव होती है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो कॉम्प्लेक्सेस को देखने के लिए जो है बहुत यूज़फुल होती है, तो यहाँ पे हमें वो नहीं मिलेंगे। मिनिमल चेंज डिजीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ना सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। तो एल्बुमिन तो लॉस होता है, लेकिन याद रखिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें नहीं होता, तो मतलब मिनिमल चेंज हो रहा है इसमें, यानी कि ओनली जो प्रोटीन है लॉस हो रही है वो एल्बुमिन है। इसके अलावा इसमें ना एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है टू द स्टेरॉयड, इसलिए क्योंकि ये डैमेज जो साइटोकाइंस की वजह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अगर स्टेरॉइड्स देंगे तो साइटोकाइंस ही नहीं बनेंगे, तो एक्सीलेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब ये ओनली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है ट्रीटमेंट की वजह से, ये भी याद रखिएगा। ये ग्लोमेरुलस है जिसमें पेशेंट को मिनिमल चेंज डिजीज़ हुआ है, तो H&E पे हमें ग्लोमेरुलस बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, ठीक है। और ये हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलस जो है वो नॉर्मल हिस्टोलॉजी भी अगर हम देख लें तो ये देखिए यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस स्पेस है, और ये जो ग्लोमेरुलस है ये बीच में है, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस लोब्यूल्स में जो है ना डिवाइड हुआ है, जो कि फंक्शनल यूनिट है इसका, तो ये लोब्यूल्स है इसमें। अब ये जो लोब्यूल्स हैं ये मेसेंजियल सेल्स के साथ जो है वो आपस में हेल्ड टुगेदर हैं बाय दिस मेसेंजियम, ठीक है। ये पिंक कलर का मेसेंजियम है, और ये इन कैपिलरी लूप्स को भी इसने पकड़ के रखा हुआ है जिनमें से फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, ये कैपिलरी लूप्स हैं। अब फिल्ट्रेशन बैरियर जो है ना बहुत ही थिन होता है, कि वॉल ऑफ द कैपिलरीज हैं यहाँ पे हाईलाइट हुई हुई है कि ये बहुत ही पतली और डेलिकेट है। अब ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस, अब ये देखें, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो की चेंजेस हमने कहा कि मिनिमल चेंज डिजीज़ में हमने देखा इफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेसेस की, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये रेड ब्लड सेल्स है, तो ये ब्लड वेसल हो सकती है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हो गया फूड प्रोसेसेस, ठीक है। अब ये देखिए फूड प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है कि इफेस हो चुके हैं, फ्लैट हो चुके हैं, ठीक है, और ये इसका हॉल मार्क है मिनिमल चेंज डिजीज़ का। डेट्स इट। अब हम इरफान मसूद से भी देख लेते हैं यही टॉपिक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हमने कहा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ग्लोमेरुलर सिंड्रोम है जिसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लॉस होगा डेली। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, प्लाज्मा में से एल्ब्यूमिन जो है वो 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, ठीक है, उससे कम जो है लॉस होगा। और इसके अलावा जनरलाइज्ड एडिमा होता है इसमें, एंड हाइपर लिपिडीमिया और लिपिड यूरिया। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना रिप्रेजेंट कैसे होता है FM3 से, जो हम बार बार ये निमोनिक भी पढ़ रहे हैं कि FM3 क्या होता है, कि 3 इसमें M से, एक F है, F और M3 मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है। एक ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की टाइप है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो अभी हम जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है मिनिमल चेंज डिजीज़। तो इसका अब ये इंपॉर्टेंट बात अगर न्यू आ गई अब, कि इसका हम ऑल्सो कहते हैं लिपिड नेफ्रोसिस, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज़ का दूसरा नाम आप अच्छी तरह से याद रखें, लिपिड नेफ्रोसिस। ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, किसमें, बच्चों में। तो हमने कहा कि साइटोकाइन मेडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट में से उसका नेगेटिव चार्ज लूज़ करवा देती है, ठीक है, ये मिनिमल चेंज डिजीज़। अब इसके एसोसिएशंस हैं कुछ, ठीक है, कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में होता है, इम्यूनाइजेशन से, एटोपिक डिसऑर्डर्स जैसे एक्जिमा, राइनाइटिस, हॉजकिन डिजीज़, एनसेड्स, ठीक है।
अब कुछ डिफरेंसेस हैं इसके फ्रॉम द अदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, कि इसमें जो है ना हाईली सिलेक्टिव, हम बार बार कह रहे हैं, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, यानी एल्बुमिन तो लॉस होगा लेकिन इसमें बाकी ग्लोबुलिन्स वगैरह नहीं होती लॉस, तो इसको हम सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कहेंगे। इसमें ना ही हाइपरटेंशन हो रही है, ना ही ये आगे जाके रीनल फेलियर करवा रहा है, और इसकी अच्छी बात ये भी थी कि ये एक्सीलेंट इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स था टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ड्रामेटिक रिस्पॉन्स हमें मिलता है। मॉर्फोलॉजी में ये मिनिमल चेंज डिजीज़ में हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे कोई चेंज नज़र नहीं आता, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में भी कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह कॉम्प्लीमेंट इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं मिलते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमने कहा कि पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो प्रिंसिपल लेजन है वो है कि विजरल एपिथेलियल सेल्स, यानी जिनको पोडोसाइट्स भी कहते हैं, उनमें लेजन मिलती है, कि ये हमें डिफ्यूज़ इफेसमेंट शो करेंगे फूड प्रोसेसेस की। अब जो सेल्स होते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के, उनके भी हमने बात की कि वो लिपिड और प्रोटीन्स के साथ लेडन होंगे, जिसको हम लिपिड नेफ्रोसिस कह रहे हैं। ठीक है, लिपिड नेफ्रोसिस। अब ये क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा कि लिवर बहुत ज़्यादा लिपिड्स बना रहा है, लिपिड यूरिया हो रहा है, तो हमारे जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी लिपिड्स की, और हमें पीसीटी में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, लिपिड और प्रोटीन्स लेडन मिलेंगे। दैट्स इट, ये हो गई मिनिमल चेंज डिजीज़ डिटेल में, अच्छी तरह से अब याद भी हो गई होगी। अब आ जाते हैं नंबर सेकंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे, जो कि है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। नाम से पता चल रहा है फोकल कहीं कहीं पे होगा, सेगमेंटल, ठीक है, और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो ये एक स्क्लेरोसिस है ऑफ द सम बट नॉट ऑल, ठीक है, सम ग्लोमेरुलाई की स्क्लेरोसिस है, जो कि इन्वॉल्व करती है ओनली अ पार्ट ऑफ ईच अफेक्टेड ग्लोमेरुलस, यानी जो हर एक ग्लोमेरुलस अफेक्ट भी हुआ है ना, एक तो सम हुए हैं, सारे नहीं हुए, तो जो भी हुए हैं उनका भी एक पार्ट जो है वो बस अफेक्ट हुआ है। अब ये फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस प्राइमरी भी हो सकती है, यानी इडियोपैथिक, या फिर ये सेकेंडरी भी होगी टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशंस के सेकेंडरीली होगी ये आपने याद रखनी है। HIV के इन्फेक्शन के, तो उसको हम कहते हैं HIV नेफ्रोपैथी। अब ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस का जो है ना 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स जो कि HIV के साथ इन्फेक्टेड होते हैं उनमें देखी गई है, लेकिन इसका इंसिडेंस जो है ना एंटीवायरल थेरेपी देने के बाद इसका अब कम हो गया है। दूसरा, जो हीरोइन अब्यूज़ करते हैं, अब हीरोइन नेफ्रोपैथी जो है उसमें ये हमें मिलती है कंडीशन, ठीक है, FSGS। इसके अलावा ये किसी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सेकेंडरीली भी हो सकती है, जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी में भी यही हो सकती है। इसके अलावा मेल अडेप्शन टू द नेफ्रॉन लॉस, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब नेफ्रॉन लॉस हो जाता है तो सेकेंडरी कुछ चेंजेस आते हैं, तो उनमें भी ये फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो सकती है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनहेरिटेड फॉर्म्स भी होती हैं। अब इसमें कुछ ना ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, और पोडोसिन के अंदर। तो दोनों जो है ना, ये हमें पता है कि पोडोसाइट्स की इंटेग्रिटी के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। अब म्यूटेशंस आ गए तो इसमें FSGS हो सकता है। अब कह रहा है कि जो प्राइमरी FSGS होता है ये तकरीबन 20 से 30% ऑफ ऑल केसेस होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो ये बढ़ता जा रहा है कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडल्ट्स के अंदर, और अभी तक ये फ्रीक्वेंट कॉज है बच्चों के अंदर। ठीक हो गया। अभी होता कैसे है, पैथोजेनेसिस को समझते हैं। तो जब इंजरी हो जाती है हमारे पोडोसाइट्स को, तो ये थॉट हुआ है टू रिप्रेजेंट द इनिशिएशन या इनिशिएटिंग इवेंट ऑफ द प्राइमरी FSGS, यानी पोडोसाइट्स को ही इंजरी होती है इसमें भी। तो हाउएवर क्या कॉज करवा रहा है ये इंजरी, वो अभी तक अननोन है। तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं कि FSGS जो है और मिनिमल चेंज डिजीज़ ये पार्ट होते हैं ऑफ अ कंटिन्यूम, और कि जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है ना, ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है आगे जाके इनटू FSGS के अंदर। लेकिन बाकी बिलीव करते हैं कि ये दोनों डिस्टिंक्ट क्लिनिको-पैथोलॉजिक एंटिटीज़ हैं फ्रॉम द आउटसेट। जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज़ में हो रहा था कि परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ रही थी, जो परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग जो फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना, जो बढ़ा रहे थे परमिएबिलिटी को, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे? लिम्फोसाइट से। तो ये जो है इसमें सस्पेक्टेड हैं और अभी तक अनप्रूवन है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले डिजीज़ में। अब डिपोजिशन जो हाईलाइन की होती है ग्लोमेरुलाई के अंदर, ये कॉज होती है बाय द इंट्रैपमेंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द फोकाई ऑफ इंजरी वेयर स्क्लेरोसिस डेवलप, यानी जहाँ पे इंजरी हुई है उसके फोकाई पे प्लाज्मा प्रोटीन्स और लिपिड्स आके इंट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे फिर स्क्लेरोसिस भी हो जाएगी।
ठीक है। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे ग्लोमेरुलाई की, ठीक है। अब जो रिकरेंस होती है इस डिजीज़ में प्रोटीन यूरिया की, यानी प्रोटीन यूरिया बार बार हो रहा होता है पेशेंट्स में। किन में प्रोटीन यूरिया बार बार हो रहा होता है? वो पेशेंट्स जिनमें रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है फॉर द FSGS यानी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की वजह से उनका रीनल ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उनमें बार बार प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। तो कभी कभार उनको ना 24 आवर्स विद इन द ट्रांसप्लांटेशन भी प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। तो ये सपोर्ट करता है आइडिया कि सर्कुलेटिंग मेडिएटर्स जो है ना वो हमारे पोडोसाइट्स को डैमेज करवा रहे हैं कुछ केसेस में, ठीक हो गया। तो उसी वजह से जो है प्रोटीन यूरिया हो रहा है। अब देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी इस प्राइमरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की। तो इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलाई होते हैं, सॉरी जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, ठीक है, जो दो होते हैं ना कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी, तो ये सिर्फ इनिशियली इनको जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करती है। तो जैसे ही प्रोग्रेशन होगी तो इवेंचुअली सारे जो लेवल्स हैं कॉर्टेक्स के वो अफेक्ट हो जाएंगे, सारे कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन। अब लेजन जो है ये कुछ जो टफ्ट्स होते हैं विद इन ग्लोमेरुलस उनमें होती है, जबकि बाकियों को जो है स्पेयर कर देती है, उनको अफेक्ट नहीं करती। किसी किसी को अफेक्ट करेगी, किसी को नहीं। तो इस 14.6 फिगर में भी देखिए यहाँ पे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दिखाया गया है। ये पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन की मदद से हमें नज़र आ रहा है कलेक्शन स्कार्ड ओब्लिटर्ड कैपिलरीज की, ठीक है, और एक्यूमुलेशन हो गई है मैट्रिक्स मटेरियल की इन द पार्ट ऑफ द अफेक्टेड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैट्रिक्स मटेरियल भी एक्यूमुलेट हो गया है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई होते हैं ना उनमें मेसेंजियल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। कैपिलरी के जो ल्यूमिना है वो एब्लिटरेट हो जाते हैं, जैसा हमने फिगर में देखा। इसके अलावा हाइलाइन जो है डिपॉजिट हो जाएगा, इसको हाइलिनोसिस कहते हैं। और फोमी डिपॉजिट होगा तो लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस जो हैं उनकी वजह से, यानी फोमी मैक्रोफेजेस जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको लिपिड लेडन कहेंगे। तो जो अफेक्टेड ग्लोमेरुलाई है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब उनकी माइक्रोस्कोपी करेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाली, तो उसमें हमें कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं नज़र आएगा जो ट्रैप हुआ हो, बल्कि इसमें हमें नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग मिलेगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। तो उस नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में ज़्यादातर IgM होगा। इसको तो आप रट लें, कौन सा होगा? IgM होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा इन द एरिया ऑफ हाइलिनोसिस, ठीक है, IgM एंड कॉम्प्लीमेंट। जब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें हमें क्या मिलेगा कि पोडोसाइट्स जो होंगे उनके इफेसमेंट हो जाएगी उनके फूड प्रोसेसेस की, जैसा कि हमने ऊपर वाली मिनिमल चेंज डिजीज़ में देखा था, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो प्रोग्रेशन जो है ना वो लीड करेगी टू द ग्लोबल स्क्लेरोसिस हो जाएगी पूरे के पूरे ग्लोमेरुलाई की, प्रोनाउंस्ड ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। अब ये पूरी एक एडवांस्ड पिक्चर है जो कि मुश्किल होती है टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ द क्रोनिक ग्लोमेरुलर डिजीजेस, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ना इतना सारा कुछ हो रहा है, ग्लोबल स्क्लेरोसिस, ट्यूबुलर एट्रोफी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, तो मुश्किल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना। तो आगे कह रहा है मॉर्फोलॉजी में कि एक मॉर्फोलॉजिक वेरिएंट जिसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी, कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी, तो ये वेरिएंट जो है ना ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें कोलैप्स हो जाता है ग्लोमेरुलर टफ्ट का भी और एपिथेलियल सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ग्लोमेरुलर जो टफ्ट है उसका कोलैप्स हो जाएगा और एपिथेलियल सेल्स जो है उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो ये कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी जो है मोर सीवियर मैनिफेस्टेशन होती है इसी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की, सीवियर फॉर्म है कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इडियोपैथिक है या फिर ये HIV के इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, या ये ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, और कुछ माइक्रोवास्कुलर इंजरीज़ में ऐसा होता है। तो ये पार्टिकुलरली पुअर प्रोग्नोसिस रखती है, तो जब कि ये बहुत ही इसकी सीवियर फॉर्म है इस वजह से भी, ठीक हो गया। अब इस FSGS का क्लिनिकल कोर्स देख लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्टिंग्विश करें इस FSGS को मिनिमल चेंज डिजीज़ के साथ, क्योंकि क्लिनिकल जो कोर्सेज और रिस्पॉन्सेज टू द थेरेपी वो मार्कली इन दोनों के डिफरेंट है। तो दोनों जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ तो हमने पढ़ा एसोसिएटेड हैं, लेकिन इंसिडेंस हेमेच्यूरिया का और हाइपरटेंशन का किस में हायर है? इस FSGS में हेमेच्यूरिया और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होगा। तो आल्सो अनलाइक द मिनिमल चेंज डिजीज इस FSGS जो एसोसिएटेड जो प्रोटीन यूरिया होता है ना
ये नॉन सिलेक्टिव होगा। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिव था, सिर्फ प्रोटीन एल्बुमिन हो रहा था, यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव है। और इन जनरल जो रिस्पॉन्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ वो भी यहाँ पे पुअर होगा। ठीक है, तकरीबन एटलीस्ट 50% पेशेंट जिनको FSGS है उनको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है विद इन द 10 सालों के अंदर अंदर ऑफ द डायग्नोसिस। ये FSGS वाले एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में चले जाते हैं 50% पेशेंट, आधो। डेट्स इट, यहाँ पे FSGS कंप्लीट हुआ। पैथोमा से भी देख लेते हैं हम FSGS। तो ये बहुत ही कॉमन कॉज है हिस्पैनिक्स में और अफ्रीकन अमेरिकन्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो ये ज़्यादातर इडियोपैथिकली होती है, लेकिन ज़्यादातर ये HIV और हीरोइन यूज़ की वजह से या सिकल सेल डिजीज़ में भी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FSGS के कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्लिनिक वगैरह पे अगर हमें पेशेंट मिलता है HIV का और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो उनको होगा वो टाइप याद रखिएगा कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वाला। ठीक है, इसी तरह हीरोइन यूज़ में भी कॉमन कॉज FSGS जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज बनता है। अगर हमारे पास सिकल सेल का पेशेंट है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, तो उसको भी हमें याद रखना है कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। अब इसमें क्या होता है डिज़ीज़ में कि हमें ना ये जो वर्ड है ना ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, तो इसमें डेंस डिपोजिशन हो जाती है कोलेजन के ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, अब ये सेगमेंटल होगी, इससे सेगमेंटल यानी कि अगर हम सरफेस देखें अगर ग्लोमेरुलस का, तो एक सिर्फ सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस को ये अफेक्ट करती है, बाकी सेगमेंट्स देखिए नॉर्मल ही होंगे। अब फोकल का क्या मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट जो है ना सिर्फ कुछ ग्लोमेरुलाई की होगी विद इन द किडनी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किडनी में अगर 3 ग्लोमेरुला है तो उनमें बस एक जो है अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल की तरह से मैंने समझाया है, वैसे 3 नहीं होते। तो मतलब फोकल का ये मतलब होता है, तो फोकल सेगमेंटल। ठीक है, सेगमेंटल यानी सिर्फ पार्ट अफेक्ट होगा, स्क्लेरोसिस हो जाएगी। लेशन कौन सी है? पिंक स्क्लेरोसिस होगी HNE पे। अब इस डिसऑर्डर में जो है ना इफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेसेस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है कि अगर पेशेंट है जिसको मिनिमल चेंज डिजीज़ है, तो बहुत से इस तरह के पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज़ के पेशेंट को अगर हम स्टेरॉइड दें और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और आगे जाके उसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी वही पेशेंट जो है वही डिजीज़ जो है आगे जाके प्रोग्रेस करके